न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज गुप्ता जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मनोज जी, काफ़ी प्रयास से आपका समय मिला है, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर। मनोज जी, सवाल ये है, जो घर हो, समाज हो या देश हो, हर जगह अर्थ की बड़ी वैल्यू होती है। बगैर अर्थ का कोई काम नहीं चलता। इस बार जो देश की वित्त मंत्री हैं श्रीमती सीतारमण जी, उन्होंने एक बजट पेश किया है, 1 महीना हो गया। तो उस बजट का आकलन कैसे करते हैं? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की नज़रों में उस बजट का आकलन कैसे है सर? देखिए, अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो हम लोग बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ के आधार पर बजट का असेसमेंट करते हैं। बट अगर एज अ लेमैन एक असेसी के लिए बात करूं तो ये एक बहुत ही सुंदर बजट है। वित्त मंत्री जी जो बेहतर या कहिए कि जो बेस्ट कर सकती थी वो उन्होंने देने का प्रयास किया है। इस बजट के बड़े दूरगामी प्रभाव होंगे हमारी अर्थव्यवस्था पे, जो कि केवल और केवल टैक्स से जुड़े हुए नहीं होंगे बल्कि पूरी इकोनॉमी एज अ होल को इम्पैक्ट करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ बार बार प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने भी बार बार कहा है कि बहुत सारे लोग केवल ITR फाइल करते हैं बट टैक्स नहीं देते हैं। अगर उस वर्ग को भी केंद्रित किया जाए तो एक वर्ग ऐसा निकल के आएगा जो अपनी ITR अब और ज़्यादा अपनी खुल के इनकम ईमानदारी से दिखा पाएगा। वो क्योंकि उसे कोई टैक्स लायबिलिटी आने नहीं जा रही है, या टैक्स लायबिलिटी आ भी रही है तो बहुत कम आ रही है, तो वो अपनी ईमानदारी और शुचिता को ज़्यादा अच्छे से निभा पाएगा। अब जब ये ITR अच्छे से वो अपनी फुल इनकम के साथ दिखाएगा, अपनी असल इनकम को दर्शाएगा, तो उसके पास बैंकों के रूप में एक स्वर्णिम अवसर भी पैदा होंगे कि वो चाहे तो प्रधानमंत्री जी की अन्य योजनाओं का लाभ उठा सके क्रेडिट फैसिलिटीज़ के लिए, चाहे तो फिर जो हमारे दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, या कहिए कि होम लोन्स हैं, या फिर कार्स हैं, उनको भी अपग्रेड कर सके। क्योंकि उसकी जो एक्चुअल इनकम थी वो अब उसको शो कर पा रहा है, तो बैंक उसे ज़्यादा अच्छे से असेस कर पाएंगे कि वो उसकी असल इनकम के ऊपर जो उसका असल लोन बनता है वो उसे वह दे पाएँ, जिससे कि इकोनॉमी में खर्चा बढ़ेगा। इकोनॉमी में खर्चा बढ़ेगा तो निश्चित रूप से इकोनॉमी की रफ्तार भी बढ़ेगी। बट इसका असर आते आते अगले 2 से 3 साल लगेंगे। एक तरह से जो मध्यम वर्ग है वो मुख्य धारा में आ जाएगा सर। जी, निश्चित रूप से। मतलब ये है। निश्चित रूप से। अच्छा सर, मनोज जी, एक सवाल मेरा और था। अक्सर भारत देश में जो है ना, इनकम टैक्स के नाम पे लोग डरते हैं आज भी, चाहे अगर वो कोई नोटिस आ जाए, व्हाटएवर कुछ भी आ जाए। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ब्रीफ करें कि इस वक्त जो 12 लाख वाली बात है, थोड़ा सा उसको विस्तार पूर्वक बताएं कि किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो कैसा भी हो, उसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देखिए, इसमें क्या है कि एक छोटा सा हिच है। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक रहती है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। बट अगर आपकी इनकम 12 लाख से एक्सीड कर जाती है तो आपको कुछ टैक्स देना पड़ेगा। 12 लाख के बाद? 12 लाख के 12 लाख तक कुछ भी नहीं, 12 लाख भी उसमें फिर इंक्लूड हो जाएगा। फिर आपकी जो ओरिजिनल सीलिंग है वो घट के 7 लाख पे आ जाती है कि 7 लाख तक के आपके इनकम पे कोई टैक्स नहीं बनेगा आफ्टर रिबेट, बट बाकी इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। इट इज़ अ स्पेशल ट्रीटमेंट दैट हैज़ बीन गिवन टू पीपल्स हु आर हैविंग इनकम एक्सक्लूसिवली टिल 12 लैक्स। ये उन्हीं के लिए ख़ास तौर से। और हमारा मध्यम वर्ग, मुझे लगता है, आंकड़े तो मेरे पास एग्जैक्ट इस समय नहीं है, बट बहुत सारा मध्य वर्ग इस 12 लाख की लिमिट के अंदर कवर हो जाता है ना, जिससे कि मैक्सिमम राहत वित्त मंत्री ने देने का प्रयास किया है। ठीक है ना सर? क्या आपको लगता है कि वित्त मंत्री जी ने अपने कार्यकाल में जितने भी बजट दिए उन सब में सबसे बेहतर बजट है? देखिए, वित्त मंत्री जी या कहिए कोई भी वित्त मंत्री हमेशा बेहतर देने का ही प्रयास करता है जो भी उसके पास उपलब्ध साधन होते हैं। बट जनता के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बेहतरीन बजट है अब तक का बेहतरीन बजट है। और क्या दिल्ली चुनाव जो है, जो विजय बीजेपी जीती है, इस बजट का कुछ असर था?
हो सकता है दिल्ली के मतदाता इस बजट से कुछ रूप से आंशिक रूप से इससे प्रभावित रहे हों। उन्होंने इस बजट को ध्यान में रखते हुए, बीजेपी की पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर वोट किया हो। निश्चित रूप से कुछ अन्य मुद्दे भी रहे होंगे जिस पर भी वो वोट देते हैं, बट इसके ऊपर भी उन्होंने कुछ वोट दिया हो। मनोज जी, वित्त मंत्री जी ने जब सिलसिलेवार तरीके से मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जब ये बजट पेश किया तो ये भी कहा कि 12 लाख का जो टैक्स की छूट मैं दे रहा हूँ आम जनता के लिए, 1 लाख करोड़ का घाटा नहीं होगा। तो उस घाटे की भरपाई राजस्व में कैसे होगा? कुछ आपको लग रहा है किसी और माध्यम से? देखिए, वित्त मंत्री जी का जो घाटा है वो जीएसटी पहले ही बहुत बढ़ने में लगा हुआ है। जीएसटी लगातार सरकार का बढ़ता ही जा रहा है ना, और वो घाटे को पहले ही बहुत हद तक मुझे लगता है पूरा कर रहा है। और सरकार के पास अन्य स्रोत भी होते हैं। अगर आप देखें तो 40 लाख करोड़ के बजट में, टोटल बजट के अंदर 1 लाख करोड़ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज़ लेस देन 2.5% है ना। तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स नॉट सो सिग्निफिकेंट पार्ट, बट जिस जनता को इसकी वजह से मदद मिलने जा रही है वो बड़ी सिग्निफिकेंट है। और जो इकोनॉमी को बूस्ट देती है सरकार, हमेशा इंसेंटिव लोगों को देके नहीं कर सकती, या इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करके ही हमेशा इकोनॉमी को बूम नहीं दिया जा सकता। मेरे हिसाब से ये टैक्स पेयर्स को इंसेंटिवाइज करके उन्होंने इकोनॉमी को बूस्ट देने का प्रयास करा है, जिससे कि खपत बढ़ेगी, और खपत बढ़ेगी तो इंडस्ट्री को ऑटोमेटिक इंसेंटिव मिल जाएगा। और सर, जो टैक्स का बचेगा तो वो जो मतलब एक तरह से जो आम जनता है उस पैसे से कहीं ना कुछ खरीदारी करेगा। उसी पैसे से ही नहीं, वो फ्यूचर की खरीदारी भी करता है। आज हम सब लोग केवल अपनी करंट इनकम खर्च नहीं करते हैं, फ्यूचर की इनकम भी खर्च करते हैं। जब आप कोई होम लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, या किसी भी अन्य तरीके का कोई ऋण बैंक से लेते हैं, तो आप अपनी फ्यूचर इनकम के आधार पे भी लेते हैं। तो आज आप केवल अपनी मौजूदा या कहिए वर्तमान इनकम को नहीं खर्च रहे होते हैं, कहीं ना कहीं फ्यूचर इनकम को भी खर्च रहे होते हैं। और उसी पे बेस्ड ऑन होकर जो सरकार की अर्थव्यवस्था है वो चलती है, वो देखती है कि खपत कितनी है और कितना हमारा जीडीपी जा रहा है, उसी पे बेस्ड होता है। तो मतलब उस जो पैसा होगा टैक्स में बचेगा, कहेंगे वो खर्च करेंगे तो राजस्व पूरा हो जाएगा। आपका मतलब 2 सवाल इससे जुड़ा हुआ और भी है सर। क्या इस जो थोड़ा मैं नेगेटिव प्रभाव देख रहा हूँ, जो सेविंग करने की जो प्रवृत्ति थी इंसान की वो कम होगी? LIC जैसे लेता था, सेविंग लेता था, उसमें उसको डिडक्शन मिलता था, कि ये चीज़ें बंद होंगी कि कम होंगी? सर मुझे नहीं लगता। कारण इसका ये है, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं करीबन पिछले 20 साल से ITR फाइल कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ लोगों के पास जो छूट मिलती थी 80C की, वो 1.5 लाख की मिलती थी, पर लोगों के टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट 4-4, 5-5 लाख रुपए के भी थे, जिन पे कि वो बचत कर सकते थे। कि किसी के पास LIC भी थी, उसने फिर भी यूलिप प्लान भी लिया हुआ है, टर्म इंश्योरेंस भी है, उसके बच्चों की स्कूल की फीस भी जा रही है, म्यूचुअल फंड्स भी हैं, तो बचत एक्सीड कर रही थी। हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट होता था, तो उसकी जो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स की टोटल स्थिति थी, वो जो उसे छूट मिल रही थी उसको कहीं ज़्यादा एक्सीड कर रही थी। इसका मतलब ये है कि वो केवल और केवल इस वजह से खर्च नहीं कर रहा था या सेव नहीं कर रहा था कि उसे टैक्स में छूट लेनी है, अदरवाइज भी उसकी हैबिट में है कि उसे अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। राइट, ठीक है ना। तो वो अभी भी करेगा, वो अभी भी करेगा, वो अभी भी करेगा। तो उसका उद्देश्य ये नहीं था कि हमें छूट चाहिए, केवल छूट चाहिए। छूट वॉज ऑल्सो अ कंसिडरेशन बट नॉट द ओनली कंसिडरेशन। राइट। मनोज जी, 2 सवाल और भी था कि इस बजट में निवेश हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या आपका सौर ऊर्जा हो, EV इलेक्ट्रिकल, या बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दिया गया। लेकिन मैं जहाँ तक आपके ज़्यादा जानकारी है, MSME सेक्टर को बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। तो MSME सेक्टर को मजबूत करने के लिए जो जो चीज़ें व्यवस्थाएं की गई हैं वो कितना हितकर होगा और कितना मजबूत होगा देश के लिए? देखिए, MSME सेक्टर किसी भी देश के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी बड़ी इंडस्ट्री भी MSME के ऊपर ही बेस्ड होती है ना। जब तक आपकी रिवर्स चेन सप्लाई जो है वो स्ट्रेंथन नहीं होगी, तब तक आप बड़े प्रोडक्शन के लिए नहीं जा सकते, नहीं बढ़ सकते, है ना। तो MSME किसी भी इकोनॉमी की नींव है, तो MSME को तो आपको स्ट्रेंथन करना ही पड़ेगा। और जिस तरीके के इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, MSME के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल, ठीक है ना। अब वो कैपिटल चाहे लोन के रूप में आ रही है, या जो ओनर हैं MSME के वो खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं,
या फिर किसी अन्य सोर्स से आ रही है, बट वो उनकी सबसे बड़ा उनके लिए रक्त का माध्यम है जिससे कि वो चलती है, ठीक है ना। तो अब एमएसएमई की सारी लिमिट्स बढ़ाई गई हैं, है ना, जिससे कि उन्हें और टैक्स में छूट, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें लोन मिल सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ ग्रोथ कर सकें, ठीक है। सरकार नए नए एमएसएमई सेंटर भी खोल रही है जहाँ की उनको एजुकेट किया जा सके, उनको उनकी जो एमएसएमई के अंदर काम करने वाले लोग हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा सके, सो डैट कि वो और बेहतर काम कर पाएँ और एमएसएमई ज़्यादा से ज़्यादा देश में आगे बढ़ सके। और सर टर्नओवर की लिमिट काफ़ी बढ़ा दी गई है, 500 करोड़ तक है सर। एग्जैक्टली जी। होता क्या है कि वो तो एमएसएमई का दायरा बढ़ा देती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एमएसएमई के दायरे में ले आते हैं। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एमएसएमई के दायरे में लाते हैं तो उससे क्या होता है कि उनकी एमएसएमई के अंदर बेनिफिट जो सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं उनको लेने की क्षमता बढ़ जाती है, है ना। अब जब उनकी क्षमता बढ़ती है तो वो उन फैसिलिटीज़ को अवेल करके अपने आप को और बेहतर रूप में प्रोजेक्ट कर पाते हैं। सर 2 सवाल मेरा और था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, मोदी जी के कार्यकाल में हर चीज़ में तरक्की हो रही है, आप मानते हैं? बिल्कुल जी। तीसरी अर्थव्यवस्था के हम कागाज पे भी जाने वाले हैं। बिल्कुल जी। लेकिन क्या वजह है सर कि हमारा डॉलर के मुकाबले रुपया नीचे ही जाता जा रहा है? ये जनता का सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, रुपए का ऊपर या नीचे जाना केवल अर्थव्यवस्था की बात नहीं है। देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स विच गवर्न डॉलर एंड रुपी प्रपोजिशन, ठीक है ना, कि भाई आप आज सारी दुनिया जो व्यापार कर रही है वो डॉलर एक उसके अंदर सर्वमान्य मुद्रा के रूप में काम कर रहा है, उसी रूप में ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो आपकी डिमांड एंड सप्लाई का गैप भी उसमें काम करता है कि आपकी डिमांड एंड सप्लाई कितनी है, आपकी करेंसी की एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है। अगर आप देखेंगे तो मोदी जी लगातार कई देशों के साथ केवल और केवल अपने और उनकी मुद्रा में काम करने के लिए दबाव बना रहे हैं, है ना। इंडियन रुपीज़ में भी काम हो और डॉलर हमारे बीच में जो लिंकेज का काम करता है, एज अ करेंसी लिंकेज जो काम करता है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। तो जब आप रुपए की बात करते हैं तो डॉलर की बात करते हैं तो डॉलर का ऊपर या नीचे जाना केवल इंडिया के ही नहीं, एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ भी काम करता है जो इंडिया से बाहर के हैं। तो मतलब ये जो जनता घबरा रही है कि भाई रुपया बहुत नीचे जा रहा है, अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रहा है, ये सही बात नहीं है। मजबूत हम हैं। देखिए मजबूत हम हैं और आप अपने फॉरेक्स रिजर्व्स देखिए, अगर इन टर्म्स ऑफ डॉलर देखेंगे तो आज आपके फॉरेक्स रिजर्व्स भरे हुए हैं। सरकार के पास इनफ करेंसी अवेलेबल है पे करने के लिए, और जो एक्सटर्नल डेट्स होते हैं या एक्सटर्नल जिस भी करेंसी की डिमांड है उसे पे करने के लिए इनफ रिजर्व्स मौजूद हैं। तो ऐसा उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आप डेप्थ में जाके स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि हमारी पकड़ से ही बाहर हैं या जिसमें हम अपना इंटरवीन कर ही नहीं सकते, जिनकी वजह जिसका इम्पैक्ट भी रुपए पे आता है। तो कोई चिंता की बात नहीं, राइट। 2 सवाल सर और था मेरा कि अल्टीमेटली इन सब व्यवस्थाओं के बीच जो है देखा ये जाता कि सरकार के पास इनफ करेंसी अवेलेबल है पे करने के लिए, और जो एक्सटर्नल डेट्स होते हैं या एक्सटर्नल जिस भी करेंसी की डिमांड है उसे पे करने के लिए इनफ रिजर्व्स मौजूद हैं। तो ऐसा उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आप डेप्थ में जाके स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि हमारी पकड़ से ही बाहर हैं या जिसमें हम अपना इंटरवीन कर ही नहीं सकते, जिनकी वजह जिसका इम्पैक्ट भी रुपए पे आता है। तो कोई चिंता की बात नहीं, राइट। 2 सवाल सर और था मेरा कि अल्टीमेटली इन सब व्यवस्थाओं के बीच जो है देखा ये जाता कि इनकम टैक्स पेयर की संख्या जितनी बढ़नी चाहिए नहीं बढ़ रही है, इस बार बढ़ेगी? इनकम टैक्स पेयर्स की सर आईटीआर फाइलिंग करने वालों की जो नंबर्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं देश के अंदर। ऐसा नहीं है वो नहीं बढ़ रहे हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ इनकम टैक्स पेयर्स भी बढ़ रहे हैं, पर शायद कहीं ना कहीं जितनी हमारी सरकार को या हमें
एक्सपेक्टेशंस हैं वो उसको मैचअप नहीं कर पा रहे हैं, है ना। इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स, गवर्नमेंट जितने भी एफर्ट्स है, ट्रांजेक्शन्स को सारे रिपोर्टिंग के हो गए, सारे बड़े ट्रांजेक्शन्स की, और बाकी सारे जितने AIS के थ्रू या बाकी मीनिंग्स के थ्रू लगातार वो क्रैकडाउन कर रहे हैं, बट फिर भी नंबर उतना नहीं बढ़ पा रहा है हमारा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी आम आदमी जो शायद टैक्स स्लैब के दायरे में आता भी है, वो टैक्स देने से बचना चाहता है। तो वो मेंटेलिटी थोड़ी चेंज होनी पड़ेगी, कि हमें टैक्स देना चाहिए, ये हमें लाना पड़ेगा। बस। अच्छा सर, हाँ, हमारा जो मकसद है, वो मेन मकसद यही है जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। वित्त मंत्री जी ने या उनकी पूरी टीम ने बड़ी मेहनत की है सर, लेकिन सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या उसमें कुछ और बदलाव उनको करना चाहिए था? आपका ओपिनियन क्या है कि अगर उसमें ये चीज़ें कर लेते तो और अच्छा हमारा बजट हो जाता? सर अगर आप देखेंगे तो हमेशा जो है कुछ बेहतर करने की गुंजाइश तो बनी ही रहती है ना। कोई भी बजट आप ये नहीं कह सकते कि भाई नहीं मिला। लोग कृषि क्षेत्र की नाराज़गी रही कि भाई हमें भरपूर नहीं मिला, है ना, कि भाई हमें और चीज़ें मिलनी चाहिए थी। लोगों की डिमांड थी कि भाई कृषि के लिए खासकर ऋण माफ़ी योजना आनी चाहिए थी। तो ये तो एक्सपेक्टेशंस हमारी हमेशा बनी ही रहेंगी, और ये कोई हमेशा का फिनोमिना तो है नहीं। हर साल का बजट है, हर साल सबको सब कुछ मिल जाए वो तो संभव है नहीं, ठीक है ना। तो हर साल किसी ना किसी चीज़ को प्राथमिकता मिलेगी, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो छूट जाएं, ठीक है ना। तो नहीं, क्या जो पार्टनरशिप है उसमें टैक्स के जो काफ़ी रेट ज़्यादा है, उसमें कुछ कमी होनी चाहिए फ्यूचर में? सर देखिए, पार्टनरशिप के रेट ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू कंपनीज एक्ट, है ना। अगर हम कंपनीज को देखें तो कुछ छूटें मिलती हैं जो कि पार्टनरशिप के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है ना। वहाँ पे अगर थोड़ी सी राहत आती है तो निश्चित रूप से लोग पार्टनरशिप में काम करने के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स नहीं होती हैं, लोगों की छोटी छोटी पार्टनरशिप्स, है ना, छोटी छोटी पार्टनरशिप्स हैं, है ना। हाँ, तो उसके अंदर लोग काम करते हैं, तो उनको एक राहत दी जा सकती थी कि वो इंडिविजुअल में ना काम करके पार्टनरशिप में भी काम करें। या फिर बहुत बार लोग ऐसे डिसीजंस लेते हैं सिर्फ टैक्स बचाने के लिए कि दो पार्टनर काम भी कर रहे हैं, तो वो सारा काम रखते एक आदमी के नाम पे हैं, जो कि कई बार डिस्प्यूट्स को जन्म देता है बाद आगे चल के फ्यूचर के अंदर। बट अगर वही कर की दरें तर्क संगत हो जाती हैं तो फिर वो उसको करने से बचते हैं, वो उसको एक्चुअल मैनर में जिसमें वो एक्चुअली काम कर रहे हैं उसमें दिखाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि हर आदमी को सुरक्षा चाहिए। तो लेकिन थोड़ी सी कुछ कंसीडर होना चाहिए था, होता अच्छा होता। सर 2 सवाल लास्ट है। GST सर आज के समय में सरकार का सबसे बड़ा स्रोत है, जैसा कि आपने पहले कहा। अभी तक सर इसका ट्रिब्यूनल नहीं बनना चाहिए। निश्चित रूप से बन जाना चाहिए था सर। केसेस आर पाइलिंग अप, और हमें लगता है अगर आज ट्रिब्यूनल बन भी जाता है तो जो इतने केस पिछले 8 साल में पाइल अप हो गए हैं, इनको नक्की करते करते नेक्स्ट 10 ईयर्स निकल जाएंगे, है ना। और निश्चित रूप से इसका फर्क हाई कोर्ट्स पर भी पड़ रहा है, हाई कोर्टों पे इसका दबाव जा रहा है। अगर ट्रिब्यूनल होती तो बहुत सारा दबाव हाई कोर्ट्स के ऊपर ना जाता, और उनके पास जो ऑलरेडी लंबित मुकदमों की संख्या है वो कम रहती, है ना। उनके पास और बहुत सारे ज़रूरी काम है, टैक्स विवादों को छोड़कर भी बहुत सारे ज़रूरी काम हैं जो कि हाई कोर्ट कर सकती थी उस पीरियड के दौरान, ठीक है ना। तो ट्रिब्यूनल कर सकती थी, और ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट पे लोड बढ़ रहा है। हाँ, निश्चित और रूप जो से सबसे बड़ी बात है सर, इसकी वजह से जो पैसा है ना वो विवादों में है, चलन में नहीं है, उससे हमारा इकोनॉमिक बढ़ता है। वैसे भी जब भी ज़्यादा डिस्प्यूट्स होते हैं तो लोगों का किसी भी सिस्टम के प्रति जो रवैया है वो नकारात्मक ही होता है, पॉजिटिव नहीं होता है। स्थायित्व नहीं आने पाता है उसकी वजह से, जब हम लगातार इस तरीके के विवादों में फंसे रहते हैं। तो गवर्नमेंट को तो प्रोएक्टिव होकर जो है इन द इनिशियल ईयर्स ट्रिब्यूनल को बना देना चाहिए था। राइट। तो जितना जल्दी बन जाए उतना अच्छा। 2 सवाल सर, जो हमारा स्लैब रेट है GST का, उसमें जो मैक्सिमम वाला है उसको कुछ कम करने की गुंजाइश होनी चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट ने एक वर्किंग कमेटी बनाई हुई है जो कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट जो RNR हम बोलते हैं उसको
कम करने की या नीचे लाने की तरफ काम कर रही है कि अभी हमारी जो रेट है उसको हम, मेरे ख्याल से जो अभी उनकी जो सारी रिवेन्यू न्यूट्रल रेट है उनकी 15.5% के आसपास की है, जिसे वो ऑलरेडी नीचे लाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना, कमेटी बनी हुई है और शायद अगले 1 या 2 महीने के अंदर कुछ चीज़ों के जीएसटी की स्लैब के अंदर बदलाव आने की अच्छी खासी गुंजाइश है, जिसे कि नीचे लाया जा सकता है। अब मतलब आपका एडवाइस है ना कि हाँ। अगर लाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ला रहे हैं और सर, टैक्स बढ़ेगा सर। ऑलरेडी ला रहे हैं सर, ऑलरेडी ला रहे सर हैं। बिल्कुल लास्ट सवाल है मनोज जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, जिस तरह देश को एक तीसरी अर्थव्यवस्था या विकसित राष्ट्र बनाने के कगार पर ले जा रहे हैं? जैसे जैसे समय निकलता है समस्याएं भी चेंज होती रहती हैं, तो उसके ऊपर भी काम निश्चित रूप से होगा। पर जब दशकों पुरानी समस्याओं पे काम होता है या वो सॉल्व होती हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाती हैं आपकी। इन द सेम मैनर योगी जी ने प्रदेश में शांति स्थापित करने का काम किया है। उद्योग धंधे हों या व्यापार हो, वो तभी फल फूल सकता है जब शांति हो। सबसे ज़रूरी चीज़ है शांति। तो आज प्रदेश में बहुत हद तक शांति है। इसका पूरा श्रेय योगी जी को जाता है। पूरा श्रेय योगी जी को जाता है। तो योगी जी और मोदी जी दोनों देश के लिए बहुत आवश्यक है। सर लास्ट सवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है सर, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई इसके अंदर पेपर लीक नहीं होता और समाज में बड़ा सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो आप किससे प्रभावित होगे सर? ये युवाओं के लिए सवाल है कि आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना पसंद किया कि नहीं मुझे बनना है, कब आपने पास आउट किया? सर आई जॉइंड CA इन द ईयर 2000 आफ्टर माई ग्रेजुएशन। और उस समय मैं किसी CA के संपर्क में नहीं था, तो मैं किसी से प्रभावित होकर तो नहीं, बट बड़े लिमिटेड, परिवार का किसी माता पिता का उद्देश्य नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था। बट उस समय बड़े करियर के बड़े लिमिटेड से ऑप्शंस हुआ करते थे, CA CS CWA आफ्टर BCom ICWA, है ना। तो मैं जब तक मैंने ग्रेजुएशन किया मैं CS इंटरमीडिएट कर चुका था, और तब ये समझ में आया CS इंटर करने के बाद कि भाई सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो वर्थ जो है वो CA की ज़्यादा है ना। तो आई स्टार्टेड डूइंग CA इन द ईयर 2000 एंड मैं नवंबर 2003 बैच का पास आउट हूँ। तो उसके बाद मैंने 3-3.5 साल में अपनी CA कंप्लीट कर ली। तो मैं तो उस समय की जो समय चल रहा था, कंटेम्प्रेरी जो टाइम था, उसको देखकर जो करियर ऑप्शंस अवेलेबल थे उनको देखते हुए इस प्रोफेशन में आया। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।